नमस्कार। मैं हूं सुशील तिवारी और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं साखी एकेडमी पर। पिछले दो क्लासेज में हमने बात की कि केबीएस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, बायोडाटा कैसे भरें। आज हम सबसे महत्वपूर्ण चीज पे जो विषय उस पर बात करने वाले हैं, केबीएस इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर लोगों ने बार बार यही कमेंट किया कि सर आप ये बताइए केबीएस इंटरव्यू में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इसके ऊपर बनाया जाए और इसमें विधिवत आपको बताया जाए कि सवाल कौन कौन से पूछे जाते हैं, किस किस एरिया से सवाल पूछे जाते हैं और उनका सही उत्तर कैसे देना चाहिए। पहला सवाल यह है, जो केबीएस में लगभग लगभग सब जितने अभ्यर्थी आपको मिलेंगे सबको बताएंगे कि आप अपने बारे में बताएं। अब अपने बारे में बताने का मतलब हुआ कि आपने जो बातें अपने बायोडाटा में लिखी हैं उन्हीं को आपको बताना है और बताने के क्रम में बहुत छोटी मोटी बातें नहीं आनी है। आपको बताना है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैंने यहाँ से अपनी स्कूलिंग शुरू की, यहाँ तक मेरी पढ़ाई हुई है, मेरी अभिरुचि क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। ये बातें आपको इसके अंतर्गत बतानी हैं। इसे कहते हैं कि केबीएस में लगभग लगभग जब भी कोई जाता है तो उसको सहज बनाने के लिए सवाल पूछा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि आप केबीएस में ही नौकरी क्यों करना चाहते हैं। मूलतः यह एक एटीट्यूड या एप्टीट्यूड बेस्ड प्रश्न है। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य यह है कि वह व्यक्ति जो केबीएस जैसे संगठन में आना चाहता है, क्या वह इसमें आने का इच्छुक है या मजबूरन आ रहा है। बहुत सारे लोग जो ऊंची ऊंची डिग्रियां रखते हैं, जिन्होंने ज्यादा अध्ययन कर रखा है या जिन्हें अपने घर से दूर रहने में कोई रुचि नहीं है, अक्सर इस नौकरी के प्रति उनके मन में उपेक्षा का भाव होता है, लेकिन अन्य विकल्प ना होने के कारण वह इस नौकरी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसीलिए सवाल पूछा जाता है ताकि ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जिनकी इस नौकरी के प्रति अभिरुचि नहीं है बल्कि वह मजबूरन आए हैं, उन्हें इस विशेष उससे मुक्त किया जा सके। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि आप केबीएस में ही नौकरी क्यों करना चाहते हैं तो आप इसका सकारात्मक जवाब दें। आप कहें कि केबीएस एक प्रतिष्ठित संगठन है, यहां नौकरी करना अपने आप में गौरव का विषय है और मैं जिस पद पर अपना इंटरव्यू के लिए जिस पोस्ट पे मैंने क्वालिफाई किया है, मैं उस पद पर कार्य करने के लिए पूरी तरीके से इच्छुक हूं। अगली चीज है जो अगला सवाल है कि अगर आपके सामने विद्यार्थियों का इतना समूह है तो आप कैसे पढ़ाएंगे। केबीएस में एक क्वेश्चन अक्सर कंडीशन को लेकर दे दिया जाता है कि ऐसी समस्या है, विद्यार्थी उद्दंड है या क्या है, तो आप इन्हें हैंडल कैसे करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इससे भी आपकी अभिरुचि पता चल जाती है। आप किस प्रकार के शिक्षक हैं। क्या आप ऐसे शिक्षक हैं जो लोकतांत्रिक है, या आप हिप्रोक्रेटिक हैं, या आप अन्य प्रकार से। तो इससे आपका पता चल जाता है कि आप किस प्रकार की राय रखते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन ज्यादातर आपके जो एग्जाम होते हैं उसी में पूछ ले जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान भी यह सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर इन चीजों को लेकर सारे प्रकार के क्वेश्चन को कैटेगराइज करें तो सबसे पहली कैटेगरी जो क्वेश्चंस की बनती है वह है अपने बारे में बताएं। टेल अबाउट योरसेल्फ, यानी आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी जो बातें हैं, आपके एकेडमिक लाइफ है, आपकी जो अचीवमेंट है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, उससे जुड़ी हुई बातें पूछी जा सकती हैं। दूसरा अगर कैटेगरी बनाएं तो वह है केबीएस के बारे में। यह भी सवाल पूछा जा सकता है। जैसे मैंने 2016 में जब पहली बार टीजीटी हिंदी के लिए अपना इंटरव्यू दिया था तो उसमें मुझसे सवाल पूछा गया कि क्या आपके जिले में केंद्रीय विद्यालय का कोई स्कूल है। तो मुझे उस समय जानकारी नहीं थी, तो मैंने कहा नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। ऐसे ही कई मित्रों से पूछा गया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था, किस रूप में उसकी स्थापना हुई थी, और केंद्रीय विद्यालय में साथ ही कौन कौन सी शैक्षिक योजनाएं प्रारंभ है। इस समय तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय जो चल रहा है वह है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020। आप यकीन मानिए कि केबीएस इंटरव्यू के दौरान आपसे इस पर सवाल पूछा ही जाएगा। ज्यादा ना हो सके तो भी 1 या 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। इससे पहले एनसीएफ के बारे में या अन्य चीजों के बारे में पूछा जाता था, लेकिन अभी ये चूंकि त्वरित की घटना है, नई शिक्षा नीति आई है, तो इसके बारे में सवाल पूछा जाना लाजमी है।
चौथा अगर हम कहें तो आपका विषय, यहां मैंने हिंदी विषय से इंटरव्यू दिया है, तो हिंदी विषय में अगर पूछा जाए कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं आपको बड़ी आसानी से बता सकता हूं। हिंदी साहित्य में सबसे प्रमुख भाग है भक्ति काल। भक्ति काल के 4 कवि हैं। कुल 2 प्रकार की भक्ति शाखाएं हैं, एक निर्गुण शाखा और दूसरी सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में 2 प्रमुख धाराएं हैं, जिनमें पहली है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो पहले कवि हैं, जो सबसे प्रमुख हैं, उनका नाम है कबीरदास। तो प्रेमाश्रयी शाखा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगर सगुण भक्ति के बारे में बात की जाती है तो वहां पर राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा की बात जरूर होगी। राम भक्ति शाखा के सिरमौर कवि तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के सिरमौर कवि हैं सूरदास। तो इन 4 कवियों को तो आप एकदम से तैयार करके जाए, क्योंकि इन पे सवाल पूछा जाना है। दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रश्न का एरिया है वो है काल निर्धारण या काल का नामकरण। मुझसे लगभग 2 बार मैंने केबी का इंटरव्यू दिया और दोनों बार पहली बार सवाल पूछा गया कि आदिकाल का नाम आदिकाल ही क्यों रखा जाए, कोई और नाम अगर रख दिया जाए, या जैसे शुक्ल जी ने वीरगाथा काल रखा था तो क्या कोई गड़बड़ है। तो मैंने कहा नहीं सर, नाम तो रखे जाते हैं और कुछ ना कुछ प्रवृत्तियां देखकर ही कोई नामकरण होता है, लेकिन जब बाद में शोध होते हैं, तमाम चीजें निकल कर आती हैं, तब बहुत बार नामकरण में बदलाव की भी जरूरत होती है। शुक्ल जी ने जब पहली बार आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा था तो उन्होंने उस समय जो जिन रचनाओं को पढ़ा था या देखा था उन्हें लगी वीरगाथा पर रखें, लेकिन बाद के शोध में यह पता चला कि नहीं, सारी कृतियां वीरगाथा पर नहीं बल्कि इनका क्षेत्र ही अलग अलग है। श्रृंगार की भी कृतियां हैं, वीर की भी, वीर परक भी है, यहां तक कि अपभ्रंश और मिश्रित जो भाषा है उसकी भी रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए चूंकि इसमें कोई एक प्रवृत्ति प्रधान नहीं है तो इसके लिए एक निर्विशेष नाम आदिकाल रखना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आदिकाल से कहने से यह पता चल जाता है कि यह इस साहित्य का सबसे जो पहला काल था वो है। ऐसे ही पीजीटी इंटरव्यू 2017 में जब मैंने दिया तो वहां पूछा गया कि रीति काल की प्रमुख काव्य धाराओं के नाम बताइए, या रीत काल में 3 प्रकार की प्रवृत्तियां पाई गई उनके बताइए। तो मैंने बताया कि रीत काल को 3 विशेष भागों में बांटा गया। पहला जो है रीतिबद्ध कवि, दूसरा रीति सिद्ध कवि और तीसरा रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध कवियों को और रीति सिद्ध कवियों के लिए नगेंद्र जी की पुस्तक में एक अलग ही नाम दिया गया है। उन्होंने रीतिबद्ध कवियों को रीति कवि कहा और रीति सिद्ध कवियों को रीतिबद्ध कहा, और रीति मुक्त तो सबके यहाँ है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसमें और परिवर्तन किया, काव्य चेतस और रीति चेतस नाम से इनका विभाजन किया। तो यह सवाल हुआ। इसके बाद अगर कवियों की बात की जाए तो मुझे लगता है कि मैथिली शरण गुप्त काफी महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी रचनाएं भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत, इन पे भी सवाल पूछे जाते हैं। मुझसे भी चूंकि ये उस समय मुझसे सवाल इस पे नहीं पूछा गया, लेकिन 2019 में जब मैं लोक सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का इंटरव्यू दे रहा था तब मुझसे भारत भारती पर और साकेत पर कई सारे सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी एक महत्वपूर्ण नाम है जिनके ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। सरस्वती पत्रिका के बारे में पूछा जाता है। जैसे भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि हैं, ऐसे ही छायावाद के 4 प्रमुख या 4 आधार स्तंभ कवि हैं। तो छायावाद से भी सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो यह कि छायावाद कहते किसे हैं। दूसरा सवाल जो पूछा जाता है कि छायावाद के 4 कवियों के बारे में बताओ, आपके प्रिय कवि कौन है, उनके बारे में बताओ। निराला की कोई कविता सुना दो या प्रसाद की कोई कविता सुना दो। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहते हैं। यहां जो महत्वपूर्ण बात यह है कि केबीएस इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होते हैं वह ऑब्जेक्टिव किस्म के कम सब्जेक्टिव या विषय की गंभीरता लिए हुए या व्याख्या की अपेक्षा करते हुए क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। इसके अलावा 16 के इंटरव्यू की बात करूं तो उन्होंने केदारनाथ अग्रवाल पे भी मुझसे कई सारे सवाल पूछे थे। बाबा नागार्जुन पे भी सवाल पूछे जाते हैं, केदारनाथ सिंह पे भी सवाल पूछे जाते हैं, और आधुनिक कवियों में बहुत ज्यादा के बारे में तो नहीं, लेकिन हाँ मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना,
जिनके नाम ज्यादा पर चर्चित हो चुके हैं, इन्हीं के ऊपर अधिकांशतः काव्य खंड में सवाल पूछे जाते हैं। रीतकाल में आप सब जानते हैं बिहारी, घनानंद, इन पे भी सवाल पूछे जाते हैं। अगर काव्य साहित्य के अलावा मैं आपसे गद्य साहित्य में बात करूं तो निबंध के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दो व्यक्तियों पर सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी बहुत सारे निबंधकार हैं, तो ऐसे में निबंध के प्रकार पूछ लिए जाते हैं, निबंध की शैलियां कौन कौन सी है, इन पर सवाल पूछे जाते हैं। अगर आगे बढ़ जाएं तो कथा साहित्य में प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, इन दो कथाकारों के इर्द गिर्द ज्यादा सवाल घूमते हैं। इसके अलावा जैनेन्द्र, भीष्म शाहिनी, यशपाल, मन्नू भंडारी, इन पे भी सवाल पूछे जाते हैं। कथा साहित्य के अलावा अन्य जो गद्य विधाएं हैं, इनमें जीवनी या यात्रा वृत्तांत, पत्र साहित्य, संस्मरण, इनमें बहुत ज्यादा सवाल तो मेरे हिसाब से जो इंटरव्यू मैंने दिए हैं उसके आधार पर कहें तो बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं। हाँ, केबीएस का इंटरव्यू चूंकि टीजीटी और पीजीटी हिंदी दोनों में ग्रामर या कह सकते हैं व्याकरण का एक बड़ा हिस्सा होता है। रस किसे कहते हैं, रस के प्रकार, रस के एक दो उदाहरण, अलंकार क्या है, अलंकार के प्रकार, अलंकार का उदाहरण, वाक्य और वाच्य में क्या अंतर है। यह सवाल मुझसे पूछा गया था 2016 के इंटरव्यू में कि वाक्य और वाच्य में क्या अंतर है, और अगर अंग्रेजी के वाक्य और वाच्य से इसकी तुलना करें तो हिंदी में क्या विशिष्ट है, हिंदी का जो लिंग विधान है इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ विदेशज या तत्सम या तद्भव शब्द, एक दो शब्दों को देकर पूछते हैं कि ये किस प्रकार का शब्द है और शब्दों के विभिन्न प्रकारों को बताइए। यानी कि व्याकरण में भी आपको कम से कम रस, छंद, अलंकार, इसके अलावा संधि और समास, वाक्य, वाच्य, ये चीजें आपको पढ़ के जानी है। जहां तक मैंने देखा है काव्यशास्त्र के ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। पीजीटी का इंटरव्यू जब मैं दे रहा था तो वहां पर मुझसे काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत और अलंकार सिद्धांत के बारे में पूछा गया था। तो आप अगर इंटरव्यू की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप भी यह जान लें कि केबीएस में आपकी अभिरुचि से जुड़े सवाल, नई शिक्षा नीति से जुड़े सवाल, आपके शिक्षण अभियोग्यता से जुड़े सवाल, आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सवाल, और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आपको प्रैक्टिस टीचिंग हर हाल में करवाई जाएगी। पहले ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ एक इंटरव्यू में लोगों से प्रैक्टिस टीचिंग नहीं करवाई गई, लेकिन अब लगभग मैंने 2 इंटरव्यू दिए और दोनों में ही मुझसे प्रैक्टिस टीचिंग करवाई गई। और यकीन मानिए कि इंटरव्यू में सफल होने के लिए प्रैक्टिस टीचिंग एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आप प्रैक्टिस टीचिंग पे भी खूब जोर दें और अच्छी तैयारी करें। प्रैक्टिस टीचिंग में एक वीडियो में बना चुका हूं जिसमें कैसे कितना पढ़ाना है सब कुछ तो नहीं बताया हूं, लेकिन उसका एक छोटा सा नमूना मैंने दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप कविता पढ़ाने जा रहे हैं तो शीर्षक के बारे में कैसे बताएंगे, बोर्ड पे अगर काम करना है तो काम कैसे करेंगे, और जब आप पढ़ा रहे हैं तो वहां पर व्यवधान या तमाम चीजें पढ़ाते समय एक चीज और देखी गई है कि इंटरव्यूअर पूरा पढ़ाने नहीं देते। मैं जब 2016 में गया था इंटरव्यू देने पहली बार टीजीटी का, तो मुझे कहा गया कि कबीर की साखी पढ़ाइए। अब मैंने साखी पढ़ाना शुरू की। पहले मैंने आदर्श वाचन किया। आदर्श वाचन के बाद जब मैं उसके व्याख्या की तरफ जाने लगा तो उन्होंने कहा आप व्याख्या मत बताइए, आप सिर्फ इतना बताइए कि अगर बच्चे को इस साखी के अर्थ से जोड़ना हो तो किस प्रकार से जोड़ देंगे। तो वहां मैंने बताया कि सर जीवन की तमाम विसंगतियां हैं, उनको बताते हुए बच्चों को इसे जोड़ देंगे। साथ ही जब कहानी पढ़ाने को दी जाती है तो कहानी में आप याद रखिए कि कहानी का गद्यांश कम, सारांश ज्यादा पढ़ाइए। अगर गद्य यानी निबंध का व्याख्या दी जाती है तो निबंध में जो प्रमुख विचार व्यक्त किए गए हैं, जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ हमने पढ़ा तो उसमें जो प्रमुख विचार व्यक्त किए गए हैं उसको आप गौर करके वहां जरूर बताइए। तो ये कुछ बातें हैं। हमें लगता है कि आप अब समझ गए होंगे केबीएस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी और कुछ प्रश्नों को जानने की जरूरत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कोई इच्छा जाहिर करते हैं तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।